आज हम लेक्चर 14 में जो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उसको डिस्कस करेंगे, है ना। जो प्रॉपर्टी है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। और इससे पहले लास्ट लेक्चर में अपन ने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ा हुआ था, है ना। वो भी एक तरह की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये लास्ट प्रॉपर्टी है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने से पहले अपन को ये समझना होगा कि ऑस्मोसिस क्या होता है ना। ऑस्मोसिस एक तरह का फिनोमिना है जिसमें जो सॉल्वेंट का जो फ्लो होता है वो थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो होती है वो किसी भी सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बीच में जो एक लेयर होगी जिसमें से केवल जो सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्लो करते हैं थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट, है ना, टू द सॉल्यूशन। अब इसमें जो प्योर सॉल्वेंट होगा, है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक आप जो डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम में ये जो पोर्शन दिया हुआ है, ये वाला जो डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम को देखें। इसमें ये थिसिल फनल है जिसमें कि शुगर सॉल्यूशन भरा हुआ है, मतलब ये क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। और इसको डिप करा हुआ है एक बीकर में, है ना, जिसमें क्या भरा हुआ है, वाटर हो। तो यहाँ पर वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। और शुगर का जो है ये सॉल्यूशन जिसमें कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों हैं, है ना, ये एक तरह का सॉल्यूशन हो गया। और ये थिसिल फनल जो है इसमें नीचे जो बॉटम पार्ट जो है यहाँ पर एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी हुई है ना, जिसको इन शॉर्ट एसपीएम कहा जाता है। ये जनरली जो पिग ब्लेडर जो होता है या पार्चमेंट पेपर जो होता है उसकी बनी होती है ये, है ना। अब इसमें क्या होगा कि जब आप इनिशियली उसको डिप करके रख देते हैं, ये जो थिसिल फनल है ये इसमें एक लॉन्ग नेक होती है ये, है ना। तो कुछ टाइम पीरियड बाद क्या होगा, जब आप उसको देखते हैं तो वो जो सॉल्यूशन होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, इंक्रीज होता है। उसका जो लेवल होगा वो इंक्रीज होगा। मतलब यहाँ पर हो क्या रहा है, बताने का मतलब ये है कि जो थिसिल फनल यहाँ पर आप देख रहे हैं ब्लैंक है ये, है ना। और इसमें जो सॉल्यूशन है उसकी हाइट क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। मीन्स हो क्या रहा है कि यहाँ पर जो वाटर है, ये वाटर जो है इसका फ्लो, वाटर क्या हुआ, प्योर सॉल्वेंट हुआ, है ना। और इसका जो फ्लो हो रहा है इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू इस सॉल्यूशन में हो रहा है। मतलब यहाँ पर जो कहने का मतलब ये है कि जो प्योर सॉल्वेंट है उसका फ्लो कहाँ पर हो रहा है, इस सॉल्यूशन में हो रहा है ना। और जिसकी वजह से इसकी हाइट क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है सॉल्यूशन की। और ये जब तक बढ़ती रहेगी जब तक कि इन दोनों में एक तरह का इक्विलिब्रियम ना आ जाए, मतलब कि सॉल्यूशन और सॉल्वेंट के बीच में एक तरह का इक्विलिब्रियम ना आ जाए, जब तक ये जो मूवमेंट होगा, है ना, वो मॉलिक्यूल्स का, वाटर मॉलिक्यूल्स का वो चलता रहेगा। अब इस प्रोसेस में हो क्या रहा है, वो ये जो फिनोमिना एक तरह का द फिनोमिना ऑफ द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, मतलब यहाँ से ये जो वाटर है ना, ये क्या है, सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट। हाँ, इसका फ्लो जो हो रहा है, फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यहाँ पर ये जो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है जो बॉटम साइड में है ना, फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन। तो ये जो प्योर सॉल्वेंट है, वाटर जो है क्या है, प्योर सॉल्वेंट है, इसका फ्लो कहाँ पर हो रहा है, सॉल्यूशन की तरफ हो रहा है। तो इस फिनोमिना को अपन क्या कहेंगे, ऑस्मोसिस कहेंगे, है ना। अब नेक्स्ट इसमें जो दिया हुआ है आगे वो ये कि एक तरह से इसको डिफाइन करा हुआ है कि ऑस्मोसिस एक्चुअली हो ही क्या, है ना। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि ऑस्मोसिस की जब अपन बात करेंगे तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो फ्लो हो रहा है ना, वो क्या हो रहा है, द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन दैट ऑफ हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन। मतलब जो आपने सॉल्वेंट जो लिया हुआ है, प्योर सॉल्वेंट जो है उसका कंसंट्रेशन क्या है, लो है, सॉल्यूशन जो है उसका कंसंट्रेशन हाई है। तो यहाँ पर जो फ्लो हो रहा है लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, यही क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस के साथ में आपको एक चीज़ और समझना होगी कि डिफ्यूज़न क्या होता है ना। डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस लगभग एक जैसे ही होते हैं, बहुत छोटा डिफरेंस होता है उसमें
वही डिफरेंस अपन यहाँ पर देख लेते हैं कि उनमें डिफरेंस क्या होगा कि जो ओस्मोसिस होता है, ओस्मोसिस में सॉल्यूट और सॉल्वेंट मतलब सॉल्यूशन और सॉल्वेंट के बीच में जो प्लेस करा जाता है वो क्या होती है, एसपीएम मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और जबकि जो डिफ्यूज़न जो होता है उसमें इस तरह का कोई यूज़ नहीं करा जाता है ना, इसमें कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूज़ नहीं करी जाती है ना। और इसमें दूसरा, द ओस्मोसिस इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। तो इसमें क्या होता है कि सॉल्वेंट जो प्योर सॉल्वेंट है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, मूव करते हैं, जबकि डिफ्यूज़न में सॉल्वेंट और सॉल्यूट है ना दोनों मूव कर सकते हैं। हाँ, और ओस्मोसिस में सबसे ख़ास जो डिफरेंस है वो ये है कि ओस्मोसिस में जो मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का वो लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन होता है, जबकि डिफ्यूज़न में ये जो मूवमेंट होगा जस्ट अपोजिट होगा, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है। और ओस्मोसिस जो होता है कुछ लिमिटेड सॉल्यूशंस होते हैं जिनके लिए यूज़ करा जाता है, और डिफ्यूज़न जो होता है वो डिफ्यूज़न गैसेस और लिक्विड दोनों के लिए यूज़ हो सकता है ना। तो यहाँ पर और जो फिफ्थ पॉइंट जो है ऑस्मोसिस को आप क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं प्रेशर अप्लाई करके। और ये एक तरह से क्या होता है उस कंडीशन में ये रिवर्स भी हो सकता है जिसको अपन कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, जबकि डिफ्यूज़न में डिफ्यूज़न जो होता है उसको आप स्टॉप या रिवर्स नहीं कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस था ओस्मोसिस और डिफ्यूज़न में। तो इसमें सबसे ज़्यादा आपको जो ध्यान में रखना है वो ये कि डिफ्यूज़न ओस्मोसिस जो होता है लोअर टू हायर कंसंट्रेशन होता है, और वो डिफ्यूज़न जो होता है वो हायर टू लोअर कंसंट्रेशन होता है। ठीक है। अब इसके बाद जो ओस्मोसिस है, तो ओस्मोसिस में के बाद जो इससे रिलेट है वो होता है ओस्मोटिक प्रेशर। तो ओस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए सिंपली मैं आपको बता रहा हूँ कि एक यहाँ पर जो डायग्राम दिया हुआ है उस डायग्राम को आप देखें जिससे कि आपको इजीली वो चीज़ समझ में आ जाएगी, है ना, कि ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है। एक्चुअली क्या होता है कि जो जैसे सॉल्वेंट और प्योर सॉल्यूशन और प्योर सॉल्वेंट का सॉल्वेंट का जो फ्लो होता है सॉल्यूशन की तरफ, तो वो एक इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर लगता है सॉल्यूशन के ऊपर, है ना, उस ऑस्मोसिस को मेज़र करने के लिए, है ना। तो उस कंडीशन में जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है, तो उस समय जितना प्रेशर उस पर अप्लाई हो रहा है जिसको अपन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कह रहे हैं, तो वो जनरली किसके लिए होता है, ऑस्मोसिस को मेज़र करने के लिए। तो वही जो प्रेशर होगा उसको अपन क्या कहेंगे, जितना प्रेशर अपन अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर वही प्रेशर क्या कहलाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब कि अगर यहाँ पर आपने ये जो डायग्राम देख रहे हैं जिसमें डेमोन्स्ट्रेशन दिया हुआ है ऑस्मोटिक प्रेशर का, कि यहाँ पर दो वेसल्स दिए हुए हैं, एक सॉल्वेंट का वेसल्स है और एक सॉल्यूशन का वेसल्स है, और इसमें यहाँ पर ये पिस्टन लगा हुआ है ना। अब इस कंडीशन में हो क्या रहा है कि जो सॉल्यूशन है वो उस कंडीशन में अभी अब जो जैसा मैंने आपको बताया कि ओस्मोसिस में होगा क्या कि भाई सॉल्वेंट का फ्लो कहाँ पर, बीच में इन दोनों वेसल्स के बीच में क्या लगा हुआ है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी हुई है। अब जब इन दोनों में सॉल्यूशन जो भरा हुआ है उस कंडीशन में क्या होता है कि जब सॉल्वेंट का फ्लो जो होगा वो कहाँ से होगा, सॉल्वेंट का फ्लो टुवर्ड्स सॉल्यूशन होगा। उस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पर ये जो होगा इसका इस साइड के वेसल्स पर यहाँ पर ये जो पिस्टन होगा ये क्या थोड़ा सा अपवर्ड होगा, ऊपर साइड जाएगा, है ना, और ये तब तक जाता रहेगा जब तक कि यहाँ से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से जो प्रेशर है, मतलब सॉल्वेंट का जो प्रेशर है ना, वो यहाँ पर जब तक पड़ता रहेगा तब तक, या उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो जब तक इसमें मूव करते रहेंगे। इस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो पिस्टन ऊपर जा रहा है ना, ये एक तरह का प्रेशर यहाँ पर अब नीचे डाउनवर्ड की तरफ प्रेशर अप्लाई करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर ऑस्मोसिस क्या होगा, मतलब इसका जो फ्लो है सॉल्वेंट का वो रुक जाएगा। मतलब ऑस्मोसिस को
अपन क्या कर रहे हैं, एक तरह से स्टॉप कर रहे हैं, रोक रहे हैं, है ना। तो उसको रोकने के लिए जो आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, ये जो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं उसको कहा जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। हाँ, अब यहाँ पर ये देखो जो प्रेशर यहाँ पर अप्लाई करा हुआ है उसके साथ में जो पाई लिखा हुआ है ना, पाई जो लिखा हुआ है, तो उसके साथ में आप वो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ऑस्मोसिस यहाँ पर स्टॉप हो रहा है, रुक रहा है ना। उसी ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो आपने प्रेशर अप्लाई करा हुआ है उसी को अपन क्या कह रहे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब जैसे यहाँ पे लिखा है दिस प्रेशर जस्ट सफिशिएंट टू स्टॉप ऑस्मोसिस विल बी इक्वल टू द ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब जो प्रेशर आप यहाँ पे ऑस्मोसिस को रोकने के लिए अप्लाई करेंगे वो किसके बराबर हो जाएगा, या उसको अपन क्या कहेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। और इसको यहाँ पे डिफाइन करा हुआ है द एक्सेस प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड टू ए सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन साइड हो गया, सॉल्यूशन टू प्रिवेंट द पैसेज ऑफ सॉल्वेंट इनटू इट थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। मतलब सॉल्यूशन साइड पर जो प्रेशर आप अप्लाई कर रहे हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है, सॉल्वेंट से आने वाले मॉलिक्यूल जो हैं वो क्या हो जा रहे हैं, रुक जा रहे हैं या स्टॉप हो जा रहे हैं थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। उसी वजह से और किसकी वजह से हो रहे हैं, जो आप यहाँ पे प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं ना, तो वो प्रेशर जो ऑस्मोसिस को क्या कर रहा है, एक तरह से स्टॉप कर रहा है या सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यहाँ पर आके रोक रहा है, उसी को अपन क्या कह रहे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन दिया हुआ है ऑस्मोटिक प्रेशर का। इसी तरह से अभी अपन आगे चलते हैं। इसमें आगे जो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर एक तरह की क्या होती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। अब वो प्रॉपर्टी इसलिए होती है क्योंकि इसमें अपन बात कर रहे हैं कंसंट्रेशन की, है ना भाई, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, इस तरह की बात अपन कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो इसी को जो साइंटिस्ट है, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर को जिन्होंने वो देखा हुआ था, स्टडी करी हुई थी, वो थे वान 't हाफ, है ना। वो उनका नाम जो था वान 't हाफ, इसी से एक जनरेट हुआ है वान 't हाफ फैक्टर, वो अभी अपन आगे देखेंगे, है ना। तो उस कंडीशन में उन्होंने क्या करा हुआ है कि एक डाइल्यूट सॉल्यूशन या आइडियल सॉल्यूशन लिया हुआ था जो कि एक तरह से बिहेव करता है आइडियल गैसेस की तरह, है ना, और डिफरेंट लॉज जो हैं उसके लिए भी वो एप्लीकेबल होता है। उस तरह का एक डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया हुआ है, और उस डाइल्यूट सॉल्यूशन में वान 't हाफ ऑब्जर्व दैट डाइल्यूट सॉल्यूशन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज गिवन एज। और उन्होंने ये देखा कि भाई ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर जो था उस आइडियल सॉल्यूशन का, है ना, वो उन्होंने इसकी वैल्यू जो निकाली, तो वो वैल्यू क्या थी, पाई, उसकी जो वैल्यू थी वो क्या निकली, पाई इक्वल्स टू CRT। अब यहाँ पर C जो है वो क्या है, मोलर कंसंट्रेशन। अब मोलर कंसंट्रेशन की अगर बात कर रहे हैं, है ना, तो वो एक तरह से क्या हो गया, मोलर कंसंट्रेशन मतलब मोलरिटी, वो किस पे डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड कर रही है, इसलिए ये एक तरह की क्या हो गई, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गई। और उसी तरह से कि ये जो R है, यहाँ पर R क्या है, ये R जो है यहाँ पर एक आइडियल गैस इक्वेशन कहलाता है ना। और T जो है वो टेम्परेचर है, मतलब C क्या हो गया, यहाँ पर कंसंट्रेशन हो गया, ये लिखा हुआ मोलर कंसंट्रेशन। R जो है वो गैस कांस्टेंट हो गया, है ना, और जो T होगा वो क्या होगा, टेम्परेचर होगा। हाँ, अब यहाँ पर C जो है ना, अगर अपन बहुत सॉल्यूशन के फॉर ए सॉल्यूशन एज ए गिवन टेम्परेचर बोथ R एंड T आर कांस्टेंट, मतलब किसी टेम्परेचर पर जो सॉल्यूशन है, अगर मान लें वहाँ पर R और T जो है वो एक तरह का कांस्टेंट है, तो ये जो पाई जो होगा, जिसको अपन किससे डिनोट कर रहे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर से, तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, कंसंट्रेशन के। अब यहाँ पर पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, क्योंकि ये मोलर कंसंट यहीं से पता पड़ रहा है कि ये जो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन, क्योंकि ये मोलर कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसलिए एक तरह की क्या हो गई है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गई। अब यहाँ पर आपको इसका फार्मूला याद रखना है, पाई इक्वल्स टू क्या होता है,
CRT, है ना। C आपका क्या है, मोलर कंसंट्रेशन। अब इसकी वैल्यू जो होगी, कंसंट्रेशन की जो वैल्यू होती है वो भी अभी बताने वाला हूँ मैं आपको, थोड़ा ध्यान से उसको देखिएगा, है ना। अब ये जो होता है ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है उसको किस तरह से मेज़र करा जाता है, तो उसके लिए एक मेज़रमेंट जो है किस तरह से उसको मेज़र करा हुआ है, तो उसका एक मेथड होता है जिसको कहा जाता है बर्कले एंड हार्टले मेथड। तो इस बर्कले एंड हार्टले मेथड में ये इसको थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट करा हुआ है, उसको आप देखिए कि यहाँ पर दो चैम्बर लिए हुए हैं, ये दो चैम्बर लिए हुए हैं जिसमें क्या भरा हुआ है, सॉल्यूशन भरा हुआ है ना। और बीच वाला जो चैम्बर है उसमें वाटर लिया हुआ है। यहाँ पर इस वाटर वाले चैम्बर को कैपिलरी से जोड़ा हुआ है जो आपको लेवल बताती है कि कितना नंबर सॉल्यूशन जो है कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, हाँ। और यहाँ पर वाटर रिजर्वायर है जो कि यहाँ पर वाटर की सप्लाई देता है। अब यहाँ पर और जो सॉल्यूशन वाला पोर्शन जो है, उस सॉल्यूशन वाले पोर्शन में एक पिस्टन लगा हुआ है ना। और पिस्टन के साथ में वहाँ पर एक प्रेशर गेज लगा हुआ है जिसकी वजह से आपको ये पता पड़ेगा कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कितना मेज़र हो रहा है। अब इस कंडीशन में ये जो पूरा सिस्टमेटिक जो यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम में जो बीच में जो वाटर भरा हुआ, मतलब ये क्या हो गया, प्योर सॉल्वेंट हो गया, और यहाँ पर सॉल्यूशन हो गया, जैसा मैंने आपको ऑस्मोसिस के उसमें बताया हुआ है ना। तो ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस होता है, तो ऑस्मोसिस का प्रोसेस क्या होगा कि यहाँ पर जो वाटर जो है वो कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा, मतलब सॉल्यूशन की तरफ फ्लो करेगा, हाई कंसंट्रेशन की तरफ। वाटर प्लेस्ड इन द पोरस स्पॉट। अब इसमें जो जब यहाँ से वाटर सॉल्यूशन की तरफ मूव कर रहा है तो इसमें क्या होगा कि ये जो कैपिलरी एक तरह का इंडिकेटर है इसका, ये कहाँ पर जाएगी, नीचे डाउनवर्ड की तरफ आएगी, मतलब नीचे आएगा इसका लेवल, है ना। उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये जो पिस्टन जो दिया हुआ है, पिस्टन की तरफ यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि यहाँ से वाटर जो है, वाटर पार्टिकल्स या सॉल्यूशन सॉल्वेंट जो है, प्योर सॉल्वेंट, वो किसकी तरफ मूव कर रहा है, सॉल्यूशन की तरफ मूव कर रहा है। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि जब यहाँ पर ऊपर लेवल जो जा रहा है वाटर का, यहाँ पर जो लेवल बढ़ रहा है, इसकी वजह से क्या होगा, एक्सटर्नल प्रेशर इज नाउ अप्लाइड ऑन द पिस्टन। यहाँ से इसमें एक तरह का एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई होगा, है ना। वो जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है उसी को इस प्रेशर गेज के थ्रू क्या करा जाता है, मेज़र करा जाता है। और उसी से जितना यहाँ पर आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं उसको इस प्रेशर गेज के थ्रू मेज़र करने पर आपको पता पड़ता है कि यहाँ पर इसका, इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। दिस प्रेशर विच इज इक्वल टू द ऑस्मोटिक प्रेशर। जो प्रेशर आप यहाँ पर दे रहे हैं वो, और जो आपको प्रेशर गेज के थ्रू पता पड़ रहा है, वही आपका क्या होगा, यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। तो ये बर्कले हार्टले मेथड जो है, इससे ऑस्मोटिक प्रेशर को मेज़र करा जाता है। किस तरह से मेज़र करा जाता है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है ना। और आगे इसमें जो एप्लीकेशन है ऑस्मोटिक प्रेशर की, वो एप्लीकेशन ये है कि जिस तरह से बाकी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो हैं उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, सॉल्यूट का मोलर कंसंट्रेशन या मोलर मास जो है वो उसको आप डिटरमाइन कर सकते हैं। उसी तरह से जो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को भी आप, ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, सॉल्यूट का मोलर मास निकाल सकते हो। अब जैसे अभी लास्ट में अपन ने देखा हुआ था कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है उसमें उन्होंने एक इक्वेशन बताई हुई थी जिसको वांट हाफ इक्वेशन कहा जाता है। वो क्या होती है, पाई इक्वस टू CRT, पाई इक्वस टू CRT। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ था कि C इक्वस टू क्या होता है, कंसंट्रेशन। अगर कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं तो उसमें N अपॉन वॉल्यूम, मतलब N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स हो गए, यहाँ पर N क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे, और V क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम इन लीटर। तो ये कंसंट्रेशन को डिफाइन कर रहा है ना, कि कंसंट्रेशन में क्या होगा, जब भी आप सॉल्यूशन बनाएंगे उसका कुछ कंसंट्रेशन होगा, उसका कुछ वॉल्यूम होगा। कंसंट्रेशन होगा तो उसमें कंसंट्रेशन क्यों होगा, जब आप उसमें कोई सॉल्यूट को आप डिसॉल्व कर रहे हैं, है ना, किसी
वॉल्यूम में। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें हो गई, नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम, कितने वॉल्यूम में आपने उसको डिजॉल्व करा है। तो आपको यहाँ पर सी की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पर एन अपॉन वी। अब इस सी की जो वैल्यू दी हुई है उसको आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये जो इक्वेशन दी हुई है इसमें आप जब आप पुट करेंगे इसको, तो सी की जगह आपने क्या रख दिया यहाँ पर एन अपॉन वी आर टी, है ना। तो वी को जब आप यहाँ लेकर आ रहे हैं तो पाई वी इक्वस टू एन आर टी, ये एक तरह से आपने 11th में पढ़ा होगा कि पी वी इक्वस टू एन आर टी, उससे थोड़ा सा रिलेट करके आप करेंगे तो ये इजीली आपको याद रहेगी। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड वांट हाफ इक्वेशन। ये दो पाई वी इक्वस टू एन आर टी, इस इक्वेशन को अपन क्या कहते हैं, वांट हाफ इक्वेशन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये जो इक्वेशन होगी किसके लिए होगी, डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्योंकि यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया था कि सॉल्यूशन क्या है आपका, डाइल्यूट सॉल्यूशन है या आइडियल सॉल्यूशन है। तो इसी तरह से जिस तरह से आइडियल गैस होती है उसी तरह से आइडियल सॉल्यूशन जो है तो उसकी इक्वेशन भी आपको इसी तरह से मिलेगी। जैसे आइडियल गैस की इक्वेशन जो होती है वो होती है पी वी इक्वस टू एन आर टी। यहाँ पर अपन आइडियल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं जिसमें कुछ कंसंट्रेशन है, तो यहाँ पर अपन ने पाई वी इक्वस टू एन आर टी लिया हुआ है ना। तो अब यहाँ पर इस इक्वेशन को कहा जाता है वांट हाफ इक्वेशन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब ये जो एन जो लिया हुआ था सी इक्वस टू एन अपॉन वी अपन ने लिखा हुआ था, तो यहाँ पर एन क्या है, नंबर ऑफ मोल है। और नंबर ऑफ मोल के लिए मैंने आपको बताया हुआ था लास्ट टाइम में कि नंबर ऑफ मोल इक्वस टू क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, है ना। मतलब उसका अगर वेट ऑफ सॉल्यूट की बात करें तो डब्ल्यू बी मान लें कि उसका वेट ऑफ सॉल्यूट है, अपॉन एम बी क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पर आपको किसकी वैल्यू मिल गई, एन की वैल्यू मिली। इस एन की वैल्यू को आप इस इक्वेशन में प्लेस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर पाई इक्वस टू डब्ल्यू बी आर टी अपॉन वी एम बी। यहाँ पर डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपन ने एन की वैल्यू रखी हुई है, मतलब नंबर ऑफ मोल की वैल्यू रखी हुई है ना। और उस वैल्यू को इस वैल्यू को अपन ने कहाँ पे प्लेस करा हुआ है, इस इक्वेशन में प्लेस करा हुआ है। कौन सी इक्वेशन में, ये वाली इक्वेशन में प्लेस करा हुआ है ना। इस इक्वेशन में इसको अपन ने प्लेस कर दिया है, किसकी वैल्यू को, एन की वैल्यू को। हाँ, तो आपको जो इक्वेशन मिलेगी वो कौन सी इक्वेशन होगी, ये वाली इक्वेशन होगी। अब इसमें आपको निकालना क्या है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है ऑफ द सॉल्यूट। तो उस कंडीशन में आपको कौन सी इक्वेशन मिलेगी, ये वाली इक्वेशन। क्या कि ये जो एम बी जो है वो एम बी को आप यहाँ लेके जाएंगे और पाई को आप यहाँ लेकर आएंगे, तो उस कंडीशन में आपको जो इक्वेशन मिलने वाली है वो क्या हो जाएगी, एम बी इक्वेशन जो मिलेगी वो क्या होगी, एम बी इक्वस टू डब्ल्यू बी आर टी अपॉन वी पाई। ठीक है ना। तो ये जो फार्मूला आपको मिला हुआ है ये फार्मूला किसके लिए होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर से आप सॉल्यूट का जो मोलर मास होगा उसको किस तरह से आप डिटरमाइन करेंगे वो यहाँ पर आपको मैंने बता दिया है। अब यहाँ पर आप ध्यान रखना, ये जो है मोलर मास है ऑफ द सॉल्यूट जो आपने डिटरमाइन करेंगे आप। डब्ल्यू बी क्या है, ये वेट ऑफ सॉल्यूट है, हाँ। और एम बी क्या था, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट था। और वी क्या है, वॉल्यूम है। पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है। आर जो है यहाँ पर गैस कांस्टेंट है। टी टेम्परेचर है ना। तो इसमें से जब आप मोलर मास निकालते हैं तो मोलर मास के लिए अगर बाकी की वैल्यू आपको पता है तो आप इजीली क्या कर सकते हो, मोलर मास को कैलकुलेट कर सकते हो। तो आज इस लेक्चर में अपन ने जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो थी उसको देखा हुआ है और उसके अकॉर्डिंग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो ऑस्मोटिक प्रेशर जो था उसको देखा हुआ है और उसके अकॉर्डिंग डिटर्मिनेशन करा जाता है जो मोलर मास का किसी भी सॉल्यूट का, है ना।
तो थ्रू द ऑस्मोटिक प्रेशर किस तरह से उसको डिटरमाइन करा जाएगा वो देखा हुआ है ना। इस लेक्चर में आज इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में जो अपन देखेंगे वो ऑस्मोटिक प्रेशर के अकॉर्डिंग जो सॉल्यूशन होते हैं वो भी थोड़े से डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक है ना, और हाइपोटोनिक और इसी तरह से एक होता है हाइपरटोनिक। तो दोनों तीनों टाइप के जो सॉल्यूशन होंगे थ्रू द ऑस्मोटिक प्रेशर अपन इसको किस तरह से समझ सकते हैं वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, है ना। और एट लास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।